इजराइल एक टेररिस्ट प्रोजेक्ट है। उन्होंने निरंतर लेबनान पे बम वर्षा करते रहे हैं। नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल तो है ही, लेकिन इतने भ्रष्ट आदमी और दुष्ट आदमी है कि उनकी वॉर क्रिमिनल होने के बाद उनको कई जगह से वारंट निकल चुके हैं। इजराइल और अमेरिका की जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इमोरल है, अय्याश है और मानवता की हत्या के बाद जो खून निकलता है उस खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं। नेतन्याहू और उनके दोस्त, उनका भी वही हश्र होना चाहिए जो हिटलर और उनके साथियों का हुआ। इजराइल एक दिन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। भारत पूरा ईरान के साथ है और भारत की सरकार जो है, मोदी, डोवाल और मोदी मित्र जो क्रोनीज है, वो नेतन्याहू की सारी पापों में शरीक है। मोदी को इजराइल से कुछ मिल रहा है या कुछ छुपाया जा रहा है इजराइल द्वारा, इसलिए भारत पूरा इजराइल को बेचा गया है। तो पाकिस्तान का जो 5 उंगलियां घी में है वो सिर्फ मोदी की वजह से है और एप्स्टीन के थ्रू ट्रंप के सामने मोदी हमेशा के लिए सरेंडर्ड है। ट्रंप ने, राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि मेरे सिवाय और अमेरिका के सिवाय इजराइल कुछ भी नहीं है। भारत की बराबरी तो इजराइल कतई नहीं कर सकता, भारत को कुछ दे भी नहीं सकता सिवाय मोदी जी को ईवीएम हैक करने के मशीन और पेगासस छोड़कर। ईरान एक संस्कृति है, इजराइल एक टेरर प्रोजेक्ट है, दोनों में फर्क है। हम ईरान के साथ थे, हम ईरान के साथ है और हम ईरान के साथ ही रहेंगे। हमारा इजराइल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इजराइल एक टेररिस्ट प्रोजेक्ट बन चुका है। लेकिन आपको लगता है दुनिया भर में यह संदेश पहुंच चुका है कि भारत के प्रधानमंत्री को आप बुलाइए, कोई तो एक अवार्ड दीजिए और जो चाहिए आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बस इसी में खुश हैं कि मीडिया में दिखाया जाएगा आज मुझे यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, आज डोनाल्ड ट्रंप ने मेरी त्वचा की तारीफ कर दी, मुझे एंजल कह दिया, और फिर आप जो चाहिए वो कर लें। और ये इजराइल कर रहे हैं, ही लुक्स लाइक अ एंजल। आप इजराइल के साथ जाकर अपनी पॉलिटिकल लाइफ को थोड़ा बढ़ावा दे सके, थोड़ी बढ़ा सके, आपको सत्ता से उतरना नहीं पड़ा, लेकिन वो ज्यादा नहीं होगा और इसके अंजाम देश के लिए ठीक नहीं है। इतना जीरो का इन्वेंशन अगर किया है तो मोदी जी ने ही किया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री से लेके 2013 तक के जितने प्रधानमंत्री थे उनके बारे में हम जीरो नहीं कह सकते थे। और भारत के प्रधानमंत्री को कोई नहीं चाहता, तो इजराइल के प्रधानमंत्री को कौन चाहेगा? सही बात है। आरएसएस और ये कल्ट जो है वो भी एक टेररिस्ट कल्ट है। वो आउटफिट टेररिस्ट आउटफिट है। वो अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए हुए, उनसे हमारा जनता का कोई लेना देना। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। देखिए, पिछले फरवरी महीने के अंत से, अगर कहें तो 28 फरवरी से दुनिया भर में अगर किसी चीज पर बार बार बातचीत हो रही है तो वो जंग पर हो रही है। किस तरह से ईरान पर इजराइल ने और अमेरिका ने हमला किया, लोग मारे गए, ईरान के बारे में कई बातें की गई, कहा गया कि ईरान बर्बाद हो चुका है। ईरान ने लेकिन जिस तरह से इस पूरे जंग को लड़ा है उसे लेकर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि खुद अमेरिका को आकर बार बार सीज फायर की बात करनी पड़ रही है, बार बार कहना पड़ रहा है कि जंग खत्म होना चाहिए। और ईरान के पास लिमिटेड ताकत होने के बावजूद दो सबसे शक्तिशाली देश जो दुनिया के माने जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, उन्हें ईरान ने बता दिया कि लड़ाई कैसी लड़ी जाती है और बार बार डोनाल्ड ट्रंप को आकर या फिर उनके वाइस प्रेसिडेंट को आकर यहां पर बात करने की जरूरत पड़ रही है। आज इस वीडियो में हम आपसे यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से ईरान ने इस जंग को लड़ा है और लिमिटेड इक्विपमेंट्स होने के बावजूद किस तरह से उन्होंने दुनिया को बताया कि अगर आप चाहें तो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी हराया जा सकता है, जिनके पास यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेकर हर किसी का सपोर्ट था, लेकिन इसके बावजूद ईरान लड़ते रहा। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए एक बार फिर से बहुत ही खास मेहमान राजू परुलेकर से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यहाँ पर यही है, इस पूरे जंग को आप किस तरह से देखते हैं? 28 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई, पूरे सैंक्शंस लगाए गए, जगह जगह पर तोड़ने की कोशिश की गई, स्कूल पर, बच्चों के स्कूल पर हमला किया गया, खामेनेई साहब को मार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जो ये जंग लड़ी कि बार बार अब 14 पॉइंट्स आए हैं। हालांकि उसके ऊपर भी इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, हम बातचीत करेंगे, लेकिन ईरान की इस पूरी जंग को आप किस तरह से देखते हैं? इसे जीत मानी जाए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं,
हर पल हर क्षण इस युद्ध का जो परिणाम है और युद्ध की जो सारी स्थितियां हैं वो बदल रही है। जब हम बात कर रहे हैं तो आज सैटरडे है, शनिवार है। एक दिन पहले ईरान और अमेरिका में पीस का एमओयू, शांति का प्रस्ताव का एमओयू हो गया है और ये बेल भी बज रही है उसकी। तो ये जो शांति प्रस्ताव हुआ है उसके बाद आज की तारीख में अभी इस वक्त चूंकि इजराइल एक टेररिस्ट प्रोजेक्ट है, उन्होंने निरंतर लेबनान पे बम वर्षा करते रहे हैं और जो कि एमओयू का उल्लंघन है और इजराइल को रोकना मूलतः अमेरिका की जिम्मेदारी है और इसलिए अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ईरान को बंद करना पड़ा है। तो हर क्षण स्थितियां बदल रही है, लेकिन एमओयू होना और उस पर पेशकियानी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की सिग्नेचर होना और उसमें मध्यस्थता के लिए शहबाज शरीफ जो इस्लामाबाद के यानी पाकिस्तान के मुखिया हैं, उनकी सिग्नेचर होना, ये अपने आप में एक ईरान की जीत है और ईरान की एक महान जीत है इसलिए क्योंकि 2 न्यूक्लियर स्टेट और 10 देशों के खिलाफ वो अकेला जंग लड़ा और जीती। अब इजराइल नहीं चाहता कि ईरान की ये जीत हो और इजराइल ये चाहता है लेबनान को नष्ट किया जाए। गाजा को उन्होंने नष्ट कर दिया है। वो ईरान को निगलना चाहता था और टर्की को भी निगलना चाहता है और इस हवस को, इसको हवस ही कहेंगे, इजराइल की और ज़ायोनिस्टों की इस हवस को मूलतः मिटा देने की अब दुनिया को जरूरत दिखने लगी है। नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल तो है ही, लेकिन इतने भ्रष्ट आदमी और दुष्ट आदमी है कि उनकी वॉर क्रिमिनल होने के बाद उनको कई जगह से वारंट निकल चुके हैं। वो भ्रष्ट है इसलिए उनके देश में उनकी इंक्वायरी हो रही है और उससे बचने के लिए वो निरंतर अपने खुद के देश को, जो सो-कॉल्ड देश इजराइल, उसको युद्ध में झोंक रहे हैं। तो ईरान ने न्यूक्लियर पावर ना होने के बावजूद अपने बैलिस्टिक मिसाइल, अपनी रणनीति और अपनी स्ट्रैटेजिक जो बातचीत करने के तरीके हैं उसके बल पे जीत हासिल की। सिर्फ इतनी ही बात की जीत नहीं है, ईरान के साथ और 2 चीजें थी। एक ईरान के साथ सत्य था और दूसरी नैतिकता थी। आपने देखा कि एप्स्टीन फाइल में या एप्स्टीन क्लास में या किसी भी भ्रष्टाचार में या किसी भी कांड में या किसी भी क्रोनीज के साथ या किसी भी पैसे की लेन देन में ईरान का कोई नेता आपको कभी नहीं दिखाई दिया। उल्टा जो ईरान के फिजिसिस्ट और फिलोसोफर थे, अली लारजानी, जो खामेनेई साहब थे सीनियर, और कई नेता थे, वो बेदाग थे, निडर थे। मौत का उन्होंने हुसैन साहब जैसा सामना किया, मौत का स्वीकार किया और उनकी जो नैतिकता थी उसका फल है कि ईरान जीत गया। और यहाँ दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इमोरल है, अय्याश है और मानवता की हत्या के बाद जो खून निकलता है उस खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं। कई जगह पर बमबारी में इजराइल ने बच्चों को मारा है। ईरान में 168 बच्चों को मारा, गाजा में तो रोज बच्चों को मार रहे हैं, अब लेबनान में मार रहे हैं। ये सत्य की लड़ाई तो उनकी तरफ से थी ही नहीं और ईरान सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा था। इजराइल फिलिस्तीन की भूमि में खुद एक शरणार्थी के रूप में आया 1948 में और आज वहां का दादागिरी से पूरी तरह से उस जगह को और बाजू वाले क्षेत्र और देशों को अपने पूरे महा इजराइल की प्रोजेक्ट में सम्मिलित करना चाहता है और उसके लिए पूरी सारी अनैतिक ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है, स्पेशली मोसाद। और ये जो सारी चीजें हैं उसके लिए उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में, भारत में और जहां उन्हें मौका मिला वहां पर इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश की। ईरान की ये भयंकर जो नीति है
वो हिटलर ने जो एंटीसेमिटिज्म किया था और उसके बाद जो जेनोसाइड किया था उसकी पुनरावृत्ति इजराइल की नीति, इजराइल की नीति जो जो जर्मनी ने जूस के यहूदियों के साथ किया था उस वक्त हिटलर के, वही नेतन्याहू पैलेस्टीन के साथ कर रहे हैं। वही जेनोसाइड वाली बात है। और वो रोना रोते हैं कि हमारे साथ एंटीसेमिटिज्म हो रहा है। एंटीसेमिटिज्म किसी एक कल्पना का नाम नहीं है। एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ सारी दुनिया खड़ी रही, जहां यहूदियों की निरपराध यहूदियों की हत्या और फाइनल सॉल्यूशन करने की प्रयास हिटलर ने किया। आज नेतन्याहू फाइनल सॉल्यूशन के नाम पे पूरे मुसलमानों को, गाजा को, लेबनान को और भारत के मुसलमानों को भी मिटाना चाहता है। तो उसे और क्या ही नाम दे सकते, इसको भी जेनोसाइड ही कहेंगे। और मुझे लगता है कि नेतन्याहू और उनके दोस्त, उनका भी वही हश्र होना चाहिए जो हिटलर और उनके साथियों का हुआ था। और वो ईरान ने, उसकी शुरुआती पहल ईरान ने कर दी। अब एमओयू जो साइन हुआ है, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हुआ, फिर ईरान को जो पैसे देने हैं अमेरिका को, वो एक इशू है बड़ा। और यूरोप और इजराइल के संबंध बहुत ही खराब हो चुके हैं। इजराइल के खिलाफ हर कोई बात कर रहा है। वो जमीनी हकीकत में उतारने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उसका एक अपना डिप्लोमेटिक रवैया अपनाना पड़ेगा। और वो कैसे किया जाता है, IRGC का जो रवैया है, फिर डिप्लोमेसी का एक अपना तंत्र है, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में दिखेगी। लेकिन ये ईरान की निस्संदिग्ध रूप से एक बहुत बड़ी जीत है। और इजराइल एक दिन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और फिलिस्तीन खुली हवा में सांस लेगा। और जो बच्चे, बूढ़े, पत्रकार, डॉक्टर, वकील जो मारे गए फिलिस्तीन की भूमि गाजा में, वो और लेबनान में, उनको न्याय बहुत जल्द मिलेगा। जो इजराइल के अस्त के साथ वो न्याय होगा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस जो मैं देखता हूं, मैं चाहता हूं आप उस पर भी बात करें, कि जब तक इजराइल पैलेस्टीन पर हमला कर रहा था दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बोलते थे लेकिन उसके आगे कुछ होता नहीं था। ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरीके से रोक लगाई और अपनी ताकत दिखाई और दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ने लगा, तो हर किसी को एहसास हुआ कि अरे बाप रे, ये कितनी बड़ी चीज है और इजराइल किस तरह से गलत कदम कर रहा है। क्या आपको लगता है कि जब इजराइल की ओर से पैलेस्टीन पर इतना हमला किया जा रहा था, दिन रात वहां पर एक तरीके से जेनोसाइड फैलाया जा रहा था, बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर किसी पर एक तरीके से शोषण किया जा रहा था, तब भी दुनिया को एक साथ आ जाना चाहिए था, इंक्लूडिंग भारत, जो हमने नहीं किया। वो हम बाहर बहुत सारी बातें करते हैं, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू बहुत करीबी हैं और ये बार बार वहां पर जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि दुनिया ने पैलेस्टीन के समय जिस तरह से कड़ा रुख लेना चाहिए तो नहीं लिया, वरना नेतन्याहू को तभी रोक लिया जा सकता था और ईरान को आकर बताना पड़ा कि जंग कैसे लड़ा जाता है। जब दुनिया भर की इकोनॉमी का कंट्रोल ईरान ने अपने हाथ में लिया और बताया कि कैसे वॉर होता है, तब जाकर हर कोई को अब याद आ रहा है या समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू कितना गलत कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि खुद आइंस्टाइन जो खुद यहूदी थे, वो हो या गांधी हो, वो मानते थे कि यहूदियों का ऐसा कोई देश नहीं होना चाहिए। इजराइल, यहूदी जहां रहते हैं वो देश उनका है, ऐसा कोई अपना देश नहीं होता, जैसे हिंदू राष्ट्र। तो आप ये समझते हैं कि पैलेस्तीन पे जब बम वर्षा कर रहा था इजराइल और फिलिस्तीनी नागरिक मर रहे थे, बच्चे मर रहे थे, तब किसी को पड़ी नहीं थी। तो आप समझिए कि जब एंटीसेमिटिज्म से में यहूदियों को मार रहा था हिटलर, तब संघ उनके हिटलर के शरण में गया था। तो दुनिया के कायरों की ये रीत है कि जो बलवान दिखता है उसके पैर पकड़ो। अब तो ये हालत है कि भारत पूरा ईरान के साथ है और भारत की सरकार जो है, मोदी, डोवाल और मोदी मित्र जो क्रोनीज है, वो नेतन्याहू की सारी पापों में शरीक है। वरना ईरान की युद्ध से एक दिन पहले वहां मेडल, जो सबसे कॉस्टलीस्ट मेडल ऑन द अर्थ बोलते हैं, वो पहनने के लिए क्यों जाते मोदी? तो उनके सारे जो नेतन्याहू के पाप है, उनमें ये नेतृत्व भी लिप्त है। तो हमारे क्रोनीज ने उनको हथियार दिए, हमारे क्रोनीज ने उनकी सहायता की, उनके पोर्ट और इसका निगरानी की, जो कि बाद में ईरान ने ध्वस्त कर दिए। ये सब
उसके बावजूद कि ईरान हमारा सबसे करीबी और पुराना दोस्त था और ईरान ने हमारी दोस्ती निभाई। ईरान से हमें वो तेल मिलता है जो तेल हमें बार्टर में मिलता है, रुपी में मिलता है और उधार में मिलता है, फिर भी। और इजराइल से हमको कुछ भी नहीं मिलता। हमसे इजराइल को मिल सकता है। मोदी को इजराइल से कुछ मिल रहा है या कुछ छुपाया जा रहा है इजराइल द्वारा, इसलिए भारत पूरा इजराइल को बेचा गया है। तो सत्ता तंत्र एक महान देश को कैसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए इसके दो आशियाई देशों का उदाहरण है, एक इजराइल और एक भारत। लेकिन आपको लगता है कि ये जो हुआ 28 तारीख को ये हमला हुआ, 2 दिन पहले ये गए माय फ्रेंड करके मिले, ऑरेंज सैफरन दिखाया, हंसे नरेंद्र मोदी, दुनिया भर में जो संदेश गया, हमारे इतना आपने भी बताया कि हम पहले भी कहते थे कि इतने सिविलाइजेशन से हम एक दूसरे को जानते हैं, फलाना ढिमकाना, इतनी बात ये नरेंद्र मोदी खुद भी कह चुके हैं। और उसके बाद आपकी चुप्पी और उसके बाद पाकिस्तान का बाहर आकर एक तरीके से मध्यस्थी करना। हम 1 साल से हम देख रहे थे पहलगाम में जब हमला हुआ, इन्होंने सांसदों को दुनिया भर में भेजा दिखाने के लिए कि पाकिस्तान कैसे एक टेररिस्ट स्टेट है, कैसे वहां पर टेरर को फंड किया जाता है। लेकिन इस 1 साल में भारत की नहीं कहूंगा लेकिन नरेंद्र मोदी का एक स्टैंड और पाकिस्तान जो दुनिया भर में आप बन चुका है, ये कितना बड़ा आप एक धोखा मानते हैं भारत के लिए, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। और पाकिस्तान इतना ताकतवर बन चुका है जो मुझे लगता नहीं है कि मनमोहन सिंह या कांग्रेस की सरकार में उनकी हिम्मत भी होती इतना करने की। देखिए, पाकिस्तान मोदी आने से पहले अलग थलग पड़ा था। पाकिस्तान प्रार्थना करता होगा, दुआ करता होगा अल्लाह के पास कि मोदी अमर हो जाए और हमेशा के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। क्योंकि पाकिस्तान को जो बरकत मिली है मोदी की विदेश नीति के कारण, वो न भूतो न भविष्यति ऐसी है। क्योंकि आज चीन पाकिस्तान के साथ है, ईरान पाकिस्तान के साथ है, रूस के साथ करीबी बढ़ रही है, और दुनिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट देश है इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। वो जो एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका और ईरान में, वो इस्लामाबाद ट्रीटी से जाना जाता है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान के दस्तखत है, यानी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब के। तो भारत का कहीं नामो निशान नहीं है बचा। पहले ये होता था कि कोई भी काम आशिया में होता है तो चीन और भारत में स्पर्धा होती थी कि भारत का क्या है। अब तो ये कुछ भी बचा नहीं। पाकिस्तान हर जगह प्लस प्लस हो गया। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से लेके हमारे जेट फाइटर तक जो हुआ, वो तो हमें पता ही नहीं चला। और पता नहीं चला तो इसका मतलब आप समझ सकते हो। अगर पता चलता तो आपको अच्छी खबर पता चलती, बुरी खबर किसी को बताएगी नहीं। तो पाकिस्तान का जो 5 उंगलियां घी में है वो सिर्फ मोदी की वजह से है। और उनकी दुर्बलता, उनके छुपे हुए राज, उनके दोस्तों की अय्याशी, और उनके दोस्तों ने जो देश के टुकड़े छोटे छोटे बड़े बड़े करके जल जंगल जमीन दुनिया को बेच दी है और दुनिया में जाकर कहीं कहीं व्यापार किया है और वो पैसे साइफन किए। उसकी वजह से भारत की 140 करोड़ जनता पाकिस्तान के सामने दुर्बल दिख रही है। ये एक फेज है, लेकिन ये फेज कितनी लंबी चलेगी ये मोदी सत्ता से भ्रष्ट कब होते हैं उस पर डिपेंड करता है। और मोदी की सत्ता, जैसे पावर कम्स थ्रू बैरल ऑफ द गन, ऐसा माओ से तुम कहते थे, वैसे मोदीज पावर कम्स थ्रू नेतन्याहू's ब्रेन। तो नेतन्याहू की मोसाद, नेतन्याहू की पेगासस, नेतन्याहू का ईवीएम हैकिंग की तंत्र, ये सारी चीजें माय फ्रेंड बीवी, तो माय फ्रेंड बीवी से भारत बर्बाद हो रहा है। लेकिन और उस बीवी का जो आईडीएफ के जो जवान हैं वो नरसंहार कर रहे हैं गाजा में, लेबनान में बच्चों को मार रहे हैं। वो हिंद जो वॉइस ऑफ हिंद रजाब उसको मारा। ये सारे लोग जो मैनियक है, साइकोपैथ है आईडीएफ के जवान, उन्हें रिहैबिलिटेट करने के लिए मोदी जी जगह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दे रहे हैं। वहाँ आईडीएफ के जवानों की और वहाँ के औरतों लड़कियों की रेव पार्टीज जोरदार है और इसलिए वहाँ का कल्चर बिगड़ रहा है और वहाँ पर ड्रग्स भी आ रहे हैं।
ये सारी चीजें जो देश की बर्बादी के कारण बनी है, उसका मूल जो है वो मोदी की शरणागत नीति है नेतन्याहू के प्रति, और नेतन्याहू के थ्रू एप्स्टीन और एप्स्टीन के थ्रू ट्रम्प के सामने मोदी हमेशा के लिए सरेंडर्ड है। एक्सेलेंसी कौन कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट को? लेकिन वहां फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डोनाल्ड ट्रम्प को एक्सेलेंसी कह के वो बुला रहे थे। लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये संस्कृति बचाने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता कहते हैं कि हिंदू संस्कृति को हम आगे लेकर जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आई हैं उत्तराखंड की और तो और हिमाचल प्रदेश की रेव पार्टियां होती हैं, गोवा में ये लोग जाते हैं, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को मार के आते हैं और वेकेशन करने के लिए गोवा में जाते हैं। ये कौन सा गांधी का देश था? ये युद्ध, और हमारे नेता कहते हैं दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है, और आप जो लोग इसमें शामिल हैं युद्ध में, छोटे और एक तरीके से निहत्थे लोगों को जिन लोगों ने मारा, उन्हें आप शरण दे रहे हैं। ये अभी चाहे हो सकता है हमारी मीडिया नहीं दिखाए, लेकिन इतिहास में तो इसे याद रखा जाएगा। आप 2 दिन पहले भी पहुंचते हैं, उसके बाद की आपकी चुप्पी, ईरान को लेकर आपकी चुप्पी, और तो और जो हथियारे हैं उन्हें आप अपने देश में शरण देते हैं ताकि वो एक बार फिर से ताकतवर हो सके। इसे सर दुनिया में तो याद रखा जाएगा। हिंदू कौन सा संस्कृति? हिंदू शब्द ही ईरान से आया है। हिंदू पर्शियन शब्द है, हिंद, तो हिंद वो लड़की का भी नाम हिंद है, तो हिंद शब्द ही पर्शियन है। हिंदू संस्कृति अगर कहे तो बिना पर्शिया के या ईरान के दोस्ती के आप हिंदू कह ही नहीं सकते। तो संस्कृति को तिलांजलि तभी दी थी जब आप एप्स्टीन को शरण गए थे। अब एप्स्टीन को शरण, एप्स्टीन ने क्या ही नहीं किया दुनिया में, पेडोफिल तो था ही वो। एप्स्टीन क्लास नाम से उसको इतिहास में जाना जाएगा, जिसमें ये सारे शामिल है। हरदीप पुरी प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आने के 15 दिन बाद ही एप्स्टीन को मिलने चले थे। खुद एप्स्टीन बोल रहा है अपने खतों में कि मुझे अरेस्ट हुई थी तो आप पे गलत असर पड़ सकता है, तो आप देखिए ये वो। कुछ नहीं, मेरी बेटियों को बुक्स दिए, बुक्स का मतलब तो आप जानते हैं, इसलिए धन्यवाद, पहुंच गए ये वो हरदीप। तो ये सारी जो बातें हैं जो सामने आए तो हड़कंप हो सकता है, उन्हें दबाने के लिए ज़ायोनिस्टों को शरण रखना अपने आप को और अपने साथियों को, ये मोदी की मजबूरी है, देश की नहीं। और हिंदू संस्कृति की क्या बात कर रहे हो? हिंदू संस्कृति तो नाम तो मैंने बताया, और जहां तक संस्कृति की बात है, राम मंदिर में भी जो चोरी कर सकते हैं वो काहे की संस्कृति? संस्कृति वो होती है जो अपने देश के सामने अपना सर भी दे देती है। अली लारजानी ने ईरान के लिए जो किया उसे संस्कृति कहते हैं। अली लारजानी 3 किताबें कांट पे, फिलॉसफी पे लिखी थी, दार्शनिक, वो बड़े दार्शनिक थे। वो ईरान के रास्तों पर घूमे ताकि इजराइल को उनके नो हाउ का पता चला। उसके बाद इतने बड़े फिलोसोफर और इंटेलेक्चुअल जीनियस को ईरान ने असैसिनेट किया, हत्या की, जैसे गोडसे ने गांधी की। खामेनी जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनकी हत्या की। दोनों भाड़े के घर में रहते थे, जबकि उनकी योग्यता और शिक्षा इतनी थी कि वो चाहे तो अंबानी से ज्यादा अमीर हो सकते थे, क्योंकि 4थे नंबर का तेल उत्पादक देश है ईरान, लेकिन वो नहीं हुए। तो इसे संस्कृति कहते हैं, इसे पर्शियन संस्कृति कहते हैं, इसकी ईरान की संस्कृति कहते हैं, जिसका मैं कायल हूं और जिसके आप भी कायल है। और हिंदुस्तान की जनता हमेशा ईरान की कायल रही है, इजराइल की नहीं। तो जो ईरान के कायल नहीं है और इजराइल के पास फादरलैंड मदरलैंड कहने के, वो अय्याश है, इमोरल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनलॉफुल है, इसीलिए वहां शरण गए वो, और वॉर क्रिमिनल है। ईरान भी तो इन चीजों को याद रखेगा। मैं कहता हूं कि फिर भी ईरान के नौसैनिक हमारे यहाँ संचलन करने आए थे। उन्होंने गुलाब के फूल भेंट लिए लोगों को, और लिए राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मिले। उनको हमारे समुंदर के पास ही अमेरिका ने बमबारी करके 10 लोगों को मार डाला, उसका हमने निषेध तक किया। अरे हमने अपने सैनिकों का 3 निषेध नहीं किया, 3 लोग हमारे मरे, उसका मोदी जी एक्सेलेंसी 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 बोलने में इतने व्यस्त रहे कि वो बोल नहीं पाए। और बोलते ही क्या, वो
क्योंकि पहले ही ट्रम्प ने धमकी दे रखी कि मैं तुम्हारा राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता, इसका मतलब कर सकता हूं। तो बात यह है कि हमारे तो ईरान के जो 10 लोग मरे, उसके बाद जो बचे उस जहाज पे लोग, उन्हें श्रीलंका ने बचाया और श्रीलंका को अमेरिका ने उनको मांगा बचे हुए लोगों को, तो श्रीलंका ने कहा नहीं, और उन्होंने ईरान को पहुंचाया उनको। ईरान ने कहा श्रीलंका जब भी जो भी चीज मांगेगा हम देंगे कि वो हमारा दोस्त है। ये भारत एक जमाने में करता था, लेकिन भारत ऐसा बन गया कि यूएई के प्रिंस की बेटी को हमारे समंदर में पकड़ के वापस दे दिया। भारत ने स्टालिन की बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं किया था, जबकि हम रूस मित्र थे हमारे, याद है आपको, स्वेतलाना। भारत वो देश है जहां कोई भी अगर बेसहारा है, दुर्बल है और किसी ताकतवर के चंगुल से निकलना चाहता है तो पनाह देता था। लेकिन 2014 के बाद गिरोह जो सत्ता में आया है, गिरोह ही है वो, सत्ता पार्टी तो है नहीं, तो गिरोह डील करता है। इसलिए यूएई भारत की सत्ता, मोदी शाह वाली, और इजराइल, ये एक एक्सिस ऑफ सैटर्न की तरह जाना जाएगा इतिहास में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी दुनिया कह रही है, दुनिया मानती है, इसलिए हमें रिस्पेक्ट नहीं है। बिल्कुल, और दुनिया भर में हम ये देख भी रहे हैं, क्योंकि हम आज ईरान पर भी बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईरान की किस तरह से जीत हुई है। अगर इस वॉर को सर हम ध्यान से देखें तो 28 फरवरी से जब हमला हुआ, तो इनके दिमाग में, इनके यानी इजराइल और यूएस के दिमाग में ये था कि अगर वो सुप्रीम लीडर अली खामेनी को मार देते हैं तो उसके बाद एक तरीके से वहां पर लोग खुद सड़कों पर आएंगे, सत्ता अपने हाथ में लेंगे और एक तरीके से वहां पर देखा जाएगा कि सत्ता परिवर्तन होता है। उसका उल्टा हुआ, और इतना उल्टा हुआ कि लोग मरने के लिए ईरान के तैयार लोग इजराइल के सत्ता परिवर्तन नेतन्याहू से चाहते हैं, और नेतन्याहू जिन्होंने मारा वो खुद अंडरग्राउंड होना पड़ा था उन्हें। फिर एआई वाले वीडियो आए, फिर उन्हें अपना हाथ 6 उंगलियां थी उसमें, 6 उंगलियां थी, फिर 5 उंगली पे आए। इससे दुनिया को किस तरह की सीख लेनी चाहिए? आप देखते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश जो न्यूक्लियर पावर भी है, जो लगातार अपने आसपास के देशों को सता रहा है, जिसके पास अमेरिका का समर्थन है। अब शायद वो अमेरिका के लिए भी एक तरीके से बर्डन बन चुका है कि खुद जेडी वैंस कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर जो हमले हो रहे थे हमने 2/3 हमलों से बचाया, तो शायद एक तरीके से वो लाइबिलिटी बन चुका है अमेरिका के लिए। लेकिन ईरान की इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं कि सब कुछ बर्बाद होने पर आ गया था, इतने हमले पर हमले हो रहे थे, फिर भी उनके नेता लड़ते रहे और नेतन्याहू को छुपना पड़ा? देखिए, इजराइल की ताकत के बारे में आरएसएस के नाना पालकर छोड़कर या अविनाश धर्माधिकारी छोड़कर किसी को गलतफहमी नहीं थी। वो आयरन डोम, वो महान मोसाद, ये सब नैरेटिव बनाया गया था जैसे गुजरात मॉडल। असल में 3 दिन पहले ईरान के साथ वॉर हुआ, तो उनका कभी किसी से बराबरी के मुकाबला हुआ ही नहीं था। जब ईरान के साथ 3 दिन वॉर हुआ, आयरन डोम का बैंड बज गया, और ना ही वो मोसाद के कई लोग मारे गए, और मोसाद अचानक आपको ऐसा लगने लगा कि धरातल पे आ गया है, और अब तो जो उठता है वो मोसाद को दोष दे देता है। तो बात यह है कि आप बुली करते हो तो आपको जब तक दुर्बल सामने आता है तब तक आप बुली कर सकते हो और आपको लगता है कि यार ये तो महान है। लेकिन आपको एक उस आपसे ज्यादा बब्बर शेर सामने आता है तो आपकी बुली करने की ताकत खत्म हो जाती है और आपकी वास्तविक ताकत और दुर्बलता सामने आती है। ऐसे इजराइल का वैसे ही हुआ। तो इजराइल की जो क्षमता थी, इजराइल में कुछ भी क्षमता नहीं है। अंततः ट्रंप ने, राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने यह कह दिया कि मेरे सिवाय और अमेरिका के सिवाय इजराइल कुछ भी नहीं है। और इजराइल कहने लगा कि इजराइल की जो एक मेंढक को पेट बड़ा करके बैल मानने को जब बैल मानने लगता है अपने आप को, तब जो स्थिति होती है वो हो गई थी। वो बोलने लगे कि हम है इसलिए अमेरिका है। अरे अमेरिका 280 साल से है। आप 1948 में आप मेड ऑफिसर जैसे बनाया गया देश हो, आप टेरर प्रोजेक्ट हो एक्चुअली, जहां पर जर्मनी के चांसलर ने अभी कहा था कि हमारे पाप धोने के लिए वो प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो आप कहां किसकी बराबरी कर रहे हैं? भारत की बराबरी तो इजराइल कतई नहीं कर सकता, भारत को कुछ दे भी नहीं सकता सिवाय मोदी जी को ईवीएम हैक करने के मशीन और पेगासस छोड़कर। तो
इजराइल के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता था। हाँ, इजराइल कोई बहुत करीबी दोस्त नहीं था, ना ही अमेरिका हमारा बड़ा बॉस था। ये मोदी ने बनाया और इसके अंजाम हम भुगत रहे हैं और आगे भुगतेंगे। और इस युद्ध में ईरान डिस्प्यूटेड सुपर पावर के रूप में जन्म ले चुका है और स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज वो फांसी का फंदा है जो सबके लिए ऐसा बन चुका है कि इजराइल कहीं कुछ करता है तो ईरान, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक चीज है, अगर ईरान चाहता है तो इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इजराइल को तबाह नहीं करता ईरान, इसकी एकमात्र वजह है कि ईरान का उद्देश्य सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। ईरान का उद्देश्य किसी राष्ट्र को इजराइल जैसे गाजा, लेबनान और अब तुर्की को करना चाहता है वैसे नष्ट करना नहीं है। ईरान एक संस्कृति है, इजराइल एक टेरर प्रोजेक्ट है, दोनों में फर्क है। और हमने हमारे प्रधानमंत्री और उनके जो गिरोह है उन्होंने टेरर प्रोजेक्ट को दोस्त चुना, ना कि एक संस्कृति को, जबकि 5000 साल से हमारी संस्कृति दोस्त है। वो ईरान हमारा इतना बुरे अच्छे वक्त का दोस्त है, आपको 100 उदाहरण मैं दे सकता हूं। बिल्कुल। और ये आप समझिए कि जब ईरान में युद्ध शुरू हुआ और ईरान के एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स ने यहां पर डिक्लेयर किया कि मदद की जरूरत है, तो लोगों ने अपने गहने उतार कर दिए। इसका मतलब समझिए हम ईरान को कितना चाहते हैं। सरकार नहीं, लोग हाँ। सरकारें आती जाती है, वाजपेयी ने कहा था। और मोदी जी की जो सरकार है वो सरकार भी नहीं है, क्योंकि वोट चोरी कैसे हुई है, ईवीएम 2019 के बाद उनकी सरकार ही नहीं है। वो भी मेड ऑफिसर है, वो अपने मालिक का नमक अदा कर रहे हैं, नमक की कीमत अदा कर रहे हैं, एक्सेलेंसी की, समझे। तो वो उसमें से एक इजराइल है, उसमें से एक बीवी है। वरना कौन भारत का प्रधानमंत्री दूसरे दिन युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल जाएगा? वो तो बुलावा आया, मुझे जाना पड़ा, ऐसा है वो। सही बात है। आपकी भी तो आपके एक तरीके से इंटेलिजेंस होती है, दुनिया को पता था ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि भारत को नहीं। लेकिन सर नहीं, भारत को बता के बुलाया गया और फिर भी गए। भारत को यानी प्रधानमंत्री ऑफिस को पता नहीं होगा अब ईरान पे हमला होने वाला है, वो बताया कैसे गया मैं बताता हूं। जैसे हिटलर ने मुसोलिनी को कहा एक दिन कि ऑपरेशन बारबारोसा शुरू होने के बाद हमने सोवियत यूनियन पे हमला कर चुके हैं हम लोग 22 जून को सुबह 4 बजे, और एक 15 से 20 दिन में हम लोग पूरी तरह से सोवियत यूनियन को खत्म कर देंगे। वो बारबैरिक लोग हैं, उनको खत्म कर देंगे। तो मुसोलिनी खुश हो गया और दौड़े दौड़े हिटलर को मिलने आए। एग्जैक्टली देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम इट्स ट्रेजेडी, सेकंड टाइम इट्स फार्स। तो वैसे ही नेतन्याहू ने कहा, मोदी जी हम लोग ईरान पे हमला कल कर रहे हैं, ईरान को 3-4 दिन में खत्म कर देंगे और बाद में जो तेल वेल है वो बांट लेंगे। आप और हम दोस्त है ही, और अमेरिका भी हमारे साथ है। तो अमेरिका साथ है तो देखिए, मोदी जी ने हमेशा अमेरिका को सर्वोपरि माना है। तो वो गए, उनको लगा 3 दिन में ईरान खत्म, फिर तेल का कुआं सारा बीवी का नहीं, बीवी नेतन्याहू का। तो और फिर अमेरिका साथ में है ही, तो उनका आशीर्वाद है। ट्रेड डील तो क्या लोगों को ही बेचना है, वो तो बेच देंगे भारत के लोगों को। लेकिन सब उल्टा हो गया। यहां तक ऐसी हालत होगी कि नेतन्याहू की कुर्सी पे आंच आ गई। और ईरान में तेल अवीव में जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं, आप जाके देखिए, ऐसी हालत होगी। एक आदित्य राज कौल छोड़ के किसी को ठीक नहीं दिख रहा था इजराइल। खुद नेतन्याहू को पता नहीं कि आदित्य राज कौल कहां से देख रहा है कि ये अच्छा हो रहा है। इसलिए इंटरव्यू भी दिया था उसको। लेकिन आप मुझे बताइए कि उसके बाद क्या हुआ कि नेतन्याहू रोज देखता था आदित्य राज कौल का, क्योंकि उसको उम्मीद जगती थी कि ऐसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्या बात कर रहे हो। बाहर जाता था तो फिर बम आता था, तो फिर नीचे छुपता था। खैर, लेकिन इसे आप देखें तो सर, इसके बाद अगर भारत का पोजीशन देखें तो अब अमेरिका हमें अनुमति देता है कि आप रशिया से तेल ले सकते हैं। अब जब नरेंद्र मोदी गए थे तब उन्होंने ये भी कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ही इज
फैंटास्टिक he looks like an angel but he is a killer. ऐसा जब कहा, अरे यार ऐसा, और मोदी जी ऐसा कर रहे, हाथ मल रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनके चेहरे से, उनको लग रहा है ये मीटिंग कब खत्म होगी, पता नहीं ये आदमी क्या बोलेगा मेरे बारे में। और यहाँ पर दोस्ती बनी रहे कह के पानी पी के मैं निकल भी नहीं सकता, अरेस्ट कर देंगे ये लोग, ये बेकार लोग हैं। ये हालत जो मोदी की हुई थी, वो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा इज अ बिच। आपके कर्म आपका पीछा करते आते हैं और आपको सूद समेत देते हैं। अभी खत्म नहीं हुई कहानी अभी आगे है, वो देखेंगे आप। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जब गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, जो हमारे 3 सेलर मारे गए और अमेरिका ने मारा, और यहाँ पर ये जो लेजर राइड बॉय है इनके, वो तो कह रहे थे मैंने बात कर ली, जबकि अमेरिका की ओर से जो पत्र आया सामने, उसमें अमेरिका ने ये कहा, साफ तौर पर कहा, ऐसी चीजें होती रहती है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी चीजें होती रहती हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती है। नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद हम ईरान से माफ कीजिए, रशिया से आगे भी तेल लेते रहेंगे, ऐसी भी बातें नहीं की। तो केवल जाकर हंसकर वहां पर वो G7 में उनका हाथ पकड़ते ये दिखाना, इसके आगे क्या हासिल होगा? यानी आप इतने लाचार बन गए, और इस वॉर के बाद तो अरे वहां पर एक ऐसी हालत हुई, जेनेटिक म्यूटिलेशन के बारे में ट्रंप बोले थे, याद है? यानी जो लिंग बदलाव लिंग में बदलाव करते हैं ऑपरेशन करके वगैरह, उसके बारे में ट्रंप एक असंवेदनशील बातचीत की थी, संवेदनशील बात की थी। वो बात जो है वो इतनी गंभीर थी, तो मोदी जी को समझ में नहीं है म्यूटिलेशन का क्या, किससे देना देना है। और वो बात ऐसी थी कि इंटरप्रेटर भी बोल नहीं पा रहा था। वो सीन देखिए आप, हंसने लग गए। अरे यार वो क्या बात कर रहे हैं यार, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, दुनिया भर में उस पर टीका हो रही है, और नरेंद्र मोदी हंसते हुए दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं हंस रहे क्योंकि उनको लगा कि वो जोक है, नरेंद्र मोदी इसलिए हंस रहे कि उनको पता नहीं चल रहा था। देखिए आपको, मुझे पहले याद है कि जो बाइडेन थे, तो उन्होंने समझाने की एक बार नरेंद्र मोदी को कोशिश की, वाइन ग्लास वाला, कि वाइन का ग्लास हाथ में लेके टोस्ट करते हैं दो राष्ट्र के प्रमुख, तो वो उन्होंने किया, तो नरेंद्र मोदी ने अल्कोहल नहीं लिया था। तो एक रिवाज यह है कि अल्कोहलिक ड्रिंक ना हो तो आप लेफ्ट हैंड में लेते हो, याद है आपको? मालूम है? तो ये बात याद करा के दी बाइडेन, तो उनको समझा ही नहीं, वो राइट हैंड में लेके अरे वो नहीं, you think that I am kidding, ऐसा बोले बाइडेन। ये सोच रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं यार, ऐसा। यानी बाइडेन को इतना शॉक हुआ कि उसके बाद वो क्या ही बोले यार। Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. फिर वो जिल बाइडेन के लिए एक हीरा लेकर गए, जो कि सबसे गलत है। हीरा सिर्फ अपनी प्रेमिका को या पत्नी को देने का रिवाज है वेस्टर्न कल्चर में। आप किसी को भी उठ के हीरा नहीं दे सकते। हाँ, तो ये कुछ भी हो रहा है, देश की एक सर्कस हो चुकी है। किसी को हीरा देते हैं, किसी को मेलोडी दे रहे हैं। मोदी जी कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं बात। नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये भारत के लिए बड़ा शर्मनाक दौर है, और सिर्फ शर्मनाक नहीं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दौर है। हम लोगों की सत्ता हमें यानी जनता को पूछे बगैर अपने स्टैंड्स ले रही है, ये गलत है। आप देखिए, एक वक्त मोदी जी के भक्त थे जनरल जेडी बख्शी, वो बख्शी साहब भी गुस्सा हो गए अब कि ये क्या कर रहे हैं, हमें ईरान के साथ ही होना चाहिए, और जनता होने के नाते हमें आजादी है। जनता एज अ कॉमन पर्सन हम ईरान के साथ थे, हम ईरान के साथ है, और हम ईरान के साथ ही रहेंगे। हमारा इजराइल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इजराइल एक टेररिस्ट प्रोजेक्ट बन चुका है, टेरर प्रोजेक्ट बन चुका है, और वो अपने टेररिस्ट जो है आईडीएफ के, उन्हें हिमाचल और उत्तराखंड में भेज रहा है, उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए।
लेकिन आपको लगता है दुनिया भर में ये संदेश पहुंच चुका है कि भारत के प्रधानमंत्री को आप बुलाइए, कोई तो एक अवार्ड दीजिए और जो चाहिए आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बस इसी में खुश हैं कि मीडिया में दिखाया जाएगा आज मुझे यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, आज डोनाल्ड ट्रंप ने मेरी त्वचा की तारीफ कर दी, मुझे एंजल कह दिया, और फिर आप जो चाहिए वो कर लें। और ये इजराइल भी कर रहे हैं, ही लुक्स लाइक अ एंजल। अरे वो त्वचा की नहीं, लुक्स लाइक एन एंजल, यानी वो हंसते रहते हैं ना बिना वजह, इसलिए बोला हो। हाँ। तो नहीं, ये एक नया चीट कोड क्या दुनिया को पता चल गया कि इनकी तारीफ कीजिए, आपको जो चाहिए मैं आपको इसका डिकोड बताता हूं। दुनिया भर की भारत की एम्बेसीज जो थी वो विदेश नीति तय करती थी, उसको अमली जामा पहनाती थी। ये 2013 तक हुआ। 2014 के बाद आरएसएस के पिट्टू जो है, जो बुद्धिहीन है, मेधाहीन है, ऐसे लोगों को भारत की एम्बेसीज और कॉन्सुलेट में काम करते हैं अपवाद छोड़ के। उनको दो ही काम दिए जाते हैं, एक यहां से गाने बजाने वाली मंडली को वहां ले जाना, यहां से मोदी 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 करने वाली मंडली को ले जाना। और मोदी जी को देखा जीवन भर गया, वो वाले एक्ट्रेसेस को लेके जाना। एक ही एक्ट्रेस है वो सब जगह रहती है। हाँ, उसके पास इतने, वो इंडियन पासपोर्ट है उसका। ये सारा करना। और दूसरा, ये जो इनवाइट आते हैं ना, वो अरेंज किए जाते हैं। यानी आप देखिए, कपुच कपड़ी ऐसा नाम का एक देश है, आपको मालूम ही नहीं, तो अचानक मोदी जी वहां गए तो आपको लगेगा यहां से कैसे क्या इनवाइट आ गया भारत को, और 50 साल बाद। तो उनके दोस्त का कुछ फायदा होता है उसमें। तो उधर से एम्बेसी अरेंज करती है, फिर एम्बेसी ही उस देश को, छोटा देश होता है तो उनको बताती है कि कोई मेडल वेडल होगा आपके पास। बोला हाँ है, पड़े हुए बहुत सारे मेडल है, एक दे दीजिएगा हमारे प्रधान। तो वैसे अरेंज करते हैं। तो यही काम है एम्बेसी का। और फिर वहां से, अब देखिए ट्रम्प साहब का जो मीटिंग था मोदी जी का, उसके बाद क्या किया मोदी जी ने, जयपुर से नाच गाने वाले लोग आए थे, उनको मिले, ताकि सुकून मिला उनको कि वो जो उनकी सफोकेशन हुआ था ट्रम्प के अपमान से, वो निकलने के लिए, उनको शांत करने के लिए एम्बेसी ने वो खेल रचा था। तो ये जो सर्कस चल रही है, ये विदेश नीति तो नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी से लेके यशवंत सिन्हा साहब से लेके परकला प्रभाकर तक, मैं तो कुछ छोटा आदमी हूं, ये सारे बड़े लोग कह चुके हैं ये सारी चीजें। तो अब समस्या ये है कि आप इजराइल के साथ जाकर अपनी पॉलिटिकल लाइफ को थोड़ा बढ़ावा दे सके, थोड़ी बढ़ा सके, आपको सत्ता से उतरना नहीं पड़ा, लेकिन वो ज्यादा नहीं होगा और इसके अंजाम देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये तो एक्सपोज यहाँ ये स्वीडन में वो एक छोटी सी पत्रकार ने कर दिया था, हेले लिंग, नॉर्वे में, नॉर्वे में, माफ कीजिए। और फिर जब आप जो बात कर रहे हैं हमारे विदेश नीति की, वहां पर आकर जब पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यहाँ के माइनॉरिटीज के लिए क्या करेंगे, हम आप पर क्यों भरोसा करें, तब ये कहने लगे कि हमने जीरो का इन्वेंशन किया, योगा हमारे यहाँ पर होता है। यानी जवाब नहीं होना, लेकिन इतने जीरो का इन्वेंशन अगर किया है तो मोदी जी ने ही किया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री से लेके 2013 तक के जितने प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में हम जीरो नहीं कह सकते थे। अब पूरे दावे के साथ कह सकते हैं जीरो। तो जीरो का इन्वेंशन की बात उन्होंने सच कही थी। अपने खुद के संदर्भ में वो कई चीजें एक्सीडेंटली सही बोलते हैं। सही बात है। और ये कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहे हैं। ईरान भी तो इस चीज को देख रहा है, पाकिस्तान इस चीज को, ईरान अब हमारा दोस्त इसलिए है सिर्फ क्योंकि भारत की जनता का ईरान सम्मान करता है और भारत की जनता की इच्छा को ईरान जानता है, इसलिए। और जो सबसे तिरस्कृत देश है दुनिया में 98%, इजराइल, उसका प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो खुद टेररिस्ट है, एक वॉर क्रिमिनल है, वो कहता है कि मुझे भारत में ऐसे लोग चाहते हैं ना। मुझे लगता है कि सिर्फ वो कौल को सुनकर तय कर रहा है कि भारत चाहता है। भारत बिल्कुल नहीं चाहता उसे। दुनिया हेट करती है तो भारत भी हेट करता है उन्हें, उनकी बात को ही हेट कर। देखिए उनकी लाइफ में उन्होंने 40 साल एक ही कोशिश की, ईरान पे हमला करने वाला एक राष्ट्रपति अमेरिका का उनको हाथ में मिले। जब मिला तब उनको अपनी लायकी का पता चला, ऐसा आदमी है वो। उसको भारत क्यों ही चाहेगा, और भारत के लोगों को बाकी भी बहुत सारे समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो उनको गलतफहमी आरएसएस
और मोदी जी की वजह से हुई है। और ये जो पत्रकार गोदी मीडिया के मैंने नाम लिए वो जाते हैं, वो ऐसी गलतफहमियां बढ़ा देते हैं। अब समस्या ये है कि भारत में मुझे जो चाहते हैं, ऐसे नेतन्याहू जब इजराइल में कहते हैं तो इजराइल के लोगों को, कुछ लोगों को लगता होगा हाँ यार इतना बड़ा देश है, उसमें चाहते हैं तो चल ही जाएगा, लेकिन भारत में भी नहीं चाहते। और भारत के प्रधानमंत्री को कोई नहीं चाहता, तो इजराइल के प्रधानमंत्री को कौन चाहेगा? हाँ, सही बात है। आप देखिए कि मोदी जी के जो भाषण हैं उसके नीचे लाइक्स देखिए, पता चल जाएगा 930, 830, 232। अब कुछ दिनों बाद बंद करना पड़ेगा वो नीचे का कमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अब इसके आगे होगा क्या? क्या आपको लगता है कि ईरान एक सुपर पावर के रूप में, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एशिया में, एशियाई महाद्वीप में ईरान एक सुपर पावर के रूप में उभरेगा? ईरान, रशिया और चीन, ये तीन देश युआन, तेल और आवाजाही, इसका पूरा एशियन कंट्रोल, सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोल करेंगे। और पाकिस्तान इन तीनों के गुडबुक में आ गया है। तो भारत के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ेगी। सबसे बड़ी मुश्किलें भारत की जो बढ़ेगी वो कश्मीर के फ्रंट पे बढ़ेगी, क्योंकि इवन अमेरिका भी कश्मीर को अभी इस नक्शे में अपने ठीक से नहीं दिखा रहा है अभी भी। तो भारत के लिए कश्मीर को जो एबॉर्गेशन 370 गलत किया है अमित शाह ने एरोगेंसी में, उसका अंजाम हम आज नहीं तो कल ये हमारी गलत विदेश नीति की वजह से भुगतेंगे। तो जब सारी ईरान ने हमारा समर्थन किया था उस समय जब दुनिया में कोई नहीं कर रहा था, हमारा हर उस व्यक्ति ने समर्थन किया है जिससे मोदी जी ने बाद में कृतज्ञता दिखाई। मोदी जी का भी उस हर व्यक्ति ने समर्थन किया था जीवन में 2002 से, जिन्हें बाद में मोदी जी ने कृतज्ञता से या तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया या तो एक कीड़े मकोड़े की तरह उनको कुचल दिया। मेरा आखिरी सवाल इसमें यही होगा कि नरेंद्र मोदी के खराब नीतियों का असर भारत पर आप भविष्य में कैसे देखते हैं? एक समय हमारी तुलना चीन से हो रही थी, अब पाकिस्तान भी हमसे पीछे, हम पाकिस्तान से पीछे अब होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अब दुनिया में ऐसा लग रहा है कि पीस लविंग देश बन चुका है। ऐसे में इस सब का एक जो हम सुपर पावर की बात ये 2014 के बाद भले करते हो, 2014 के पहले जिस तरह से हम एक उभरता हुआ सुपर पावर थे, दुनिया भर में हमारे नाम हो रहे थे। 2008 में मनमोहन सिंह ने जब दुनिया भर की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा था, भारत में पड़ने नहीं दिया, आईटी हब हम बन रहे थे। वहां से ऐसे लेवल पर आ गए हैं कि अब खुद जो एआई के सीईओ होते हैं वो कहते हैं कि भारत में जो एआई का समिट है वो इस तरह का हो गया था कि किसी भी चीज को सही से ये लोग कर नहीं पा रहे थे। टेलीग्राम के मालिक भी हमारे लिए जो कह रहे हैं वो कुछ अच्छा नहीं कह रहे हैं। तो इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं उससे पहले। मैं भारत की सरकार ने जो नहीं किया वो मैं खुद मेरे देशवासियों के लिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉमन मैन, कॉमन पीपल करना चाहता हूं। अली लारजानी साहब, सुप्रीम लीडर जो खामनेई साहब और अन्य जो ईरान के जो महान अपने देश के प्रति वफादारी, मानवता के और सेल्फ डिफेंस के प्रति वफादारी दिखाने वाले भारत के करीबी दोस्त, फिलोसोफर और पर्शियन संस्कृति के महान उपासक जो लोग मारे गए इजराइल के हमले में, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री ने। तो वो श्रद्धांजलि तुम्हारे प्रोग्राम के माध्यम से मैं अर्पित करता हूं और उनको सैल्यूट है। खमेनी साहब जो शहादत उन्होंने, अली लारजानी साहब और अन्य कई लोग जो महान थे, दार्शनिक थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, और वो 168 बच्चे जिनकी जान उस युद्ध के पहले या दूसरे दिन ही ली गई, उन बच्चों को हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम ईरान के साथ थे, ईरान के साथ हैं और ईरान के साथ रहेंगे। जो अंजाम होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हुसैन साहब का वो बात है ना कि जहां सत्य अकेला पड़े वहां मुझे याद कीजिएगा। तो हम जहां सत्य अकेला दिखता है वहां ईरान को याद करेंगे इसके बाद। ये एक बात है। अब रही बात दूसरी,
जो भारत के मोदी और उनके साथी गिरोह ने जो किया है, उससे भारत को, भारत की जनता को और भारत की महान विरासत को, जो महात्मा गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर की जो विरासत है, उसको अपने आप को अलग रखना चाहिए। ये हमसे लेना देना नहीं रखते। 14 के बाद का आरएसएस और ये कल्ट जो है वो भी एक टेररिस्ट कल्ट है। वो आउटफिट टेररिस्ट आउटफिट है। वो अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए हुए। उनसे हमारा जनता का कोई लेना देना नहीं। भारत की जनता महान थी, भारत की जनता महान है और भारत की जनता हमेशा महान रहेगी। भारत महान जनता की वजह से है, किसी आरएसएस या मोदी जी की वजह से नहीं। ये बात विश्व समुदाय को हमें आगे कहती रहनी पड़ेगी, तब जाकर फिर से भारत को अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल। और इसमें सबसे करीबी और सबसे गहरा नाता हमारा एशिया में किसी से है तो वह सिर्फ ईरान से ही हो सकता है और रूस से। बिल्कुल। और ये अच्छी बातें हैं कि ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड बार बार कहने की जरूरत पड़ रही है और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश के विदेश नीति के एक गलत फैसले ने हमारे देश की परिस्थिति ऐसी ला दी कि दुनिया भर में पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। आप भले ही टीवी में देख सकते हैं, पिक्चरों में देख सकते हैं कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है। सच्चाई यह है कि दुनिया भर में देखा जा रहा है कि जब सब हर कोई नेतन्याहू से दूर जा रहा था, भारत उसके किस तरह से करीब जा रहा था, किस तरह से इंडियन ओशियन में ईरान के एक तरीके से जो शिप थी उस पर हमला की जाती है, लेकिन हम लोग चुप रह जाते हैं। श्रीलंका को सामने आना पड़ता है। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, ये किस तरह से अब नए पावर के रूप में उभर कर आ रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है, ये एक तो दुनिया को समझनी चाहिए। और दूसरी बात यह है जो राजू परुलेकर सर ने कहा कि भारतीय जनता और भारत की सरकार, ये दो चीज में जितनी जल्दी दुनिया फर्क कर सके वो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि नेतन्याहू जब तक इस दुनिया में हैं तब तक आदित्य राज कौल के प्रोग्राम देखना बंद करें, ताकि वो भ्रमित हो जाते हैं कि अपने देश की स्थिति अच्छी है। जो वास्तविक स्थिति उन्हें मालूम है वही है। आदित्य राज कौल कह रहा है वो स्थिति नहीं है। और ऐसे ही लोग फिर रिसर्चर बन जाते हैं, धुरंधर जैसे फिल्म में रिसर्च करते हैं और बताया जाता है जो बीजेपी भी नहीं कर पाई थी कि हमने नोटबंदी क्यों की, वो अब फिल्मों के जरिए हम दिखाते हैं। बहरहाल फिल्म अलग होता है, सच्चाई अलग होती है। और सच्चाई यह है कि ईरान ने दिखा दिया कि अगर कायदे से आप लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, ताकत से जंग लड़ते हैं और जनता आपके साथ होती है, तो क्या अमेरिका और क्या इजराइल, हर किसी को किस तरह से काबू में किया जा सकता है। और इसलिए हमने इसका टाइटल भी रखा था कि ईरान की जीत और इजराइल की हार, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से ईरान ने वर्ल्ड ऑर्डर को एक बार फिर से बदल दिया है, बता दिया है कि कैसे वो लड़ सकते हैं। और दुनिया के सामने इजराइल को उन्होंने एक्सपोज कर दिया है, अगर आरएसएस और गोदी मीडिया को आप छोड़ दें तो। फिलहाल इस वीडियो में हमने यही सारी चीजें आपके सामने लाने की कोशिश की। राजू सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत जरूरी था लोगों के सामने इस पूरे मुद्दे को लाने की। तो खबरों को देखिए, लेकिन सही खबरों को देखिए, किसे देखना चाहिए किसे नहीं, ये नेतन्याहू को भी तय करना है, आपको भी तय करना है। फिलहाल इस वीडियो में आप इसको कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार हमेशा रहता है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे साझा करें। और अगर अब भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। जो राजू सर ने आरएसएस की बात की थी उसे लेकर भी एक जल्द ही वीडियो हम करने वाले हैं, उसमें भी एक अलग एक्सपोज आपके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।